हाँ जी, सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। बहुत ही सरल सब्जेक्ट, रोचक सब्जेक्ट, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आसानी से याद हो जाता है, ऐसा आप सोचा करो। ठीक भाई, इस सब्जेक्ट में विगत क्लास में एक टॉपिक प्रारंभ किया था हमने, मेवाड़ का इतिहास। बहुत ही सरल टॉपिक, मेवाड़ का इतिहास। समझना इस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी। मेवाड़ का इतिहास प्रारंभ किया था और मेवाड़ के इतिहास के तहत विगत क्लास में आपको वंशावली से अवगत कराया था कि मेवाड़ के अंतर्गत जो हम वंश पढ़ते हैं, गोहिल व सिसोदिया वंश, उस गोहिल व सिसोदिया वंश में किस किस शासक ने शासन किया, ये बताया था। पूरी वंशावली आपने नोट की होगी। इसके अलावा मैंने मेवाड़ के संदर्भ में भी 3 से 4 पॉइंटों को बताया था कि इसी मेवाड़ को पूर्व में प्रागवाट, मेदपाट व शिवी के नाम से भी जाना, जिसमें शिवी एक महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से बताया था कि शिवी उत्तर वैदिक काल में एक जनपद रहा जिसकी राजधानी नगरी या मध्यमिका रही, ये बताया था। नेक्स्ट बात करें तो मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा गया। एक्चुअली बप्पा रावल ने हिंदुआ सूरज के नाम से ही जाना गया था, बप्पा रावल को। उसके बाद लगातार बप्पा रावल के बाद लगातार जो गोहिल या सिसोदिया शासक है, हिंदुआ सूरज कहे गए। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे गौरवपूर्ण इतिहास भी मेवाड़ का माना जाता है, ये पॉइंट मैंने लिखाया होगा। इसके अलावा मेवाड़ के राज चिन्ह पर जो अंकित है, जो धरण राखे धर्म को ते राखे करतार, ये उक्ति भी आपने देखी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस राजवंश को और उससे जुड़े हुए शासकों को। तो मेवाड़ पर शासन करने वाला प्राचीन राजवंश या प्रारंभिक राजवंश था गोहिल वंश। कौन सा? गोहिल वंश। समझना इस गोहिल वंश के बारे में। गोहिल वंश, देखो सबसे पहली बात, हम गोहिल वंश के संस्थापक के बारे में भी जानेंगे और शायद आप जानते होंगे गोहिल वंश का संस्थापक बताएंगे। गोहिल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गोहिलादित्य को। समझना चीजों को, बहुत सरल है, गोहिलादित्य या गुहादित्य। ठीक भाई। और इस बंदे ने 566 ईस्वी में गोहिल वंश की नींव डाली थी, गोहिल वंश की स्थापना की थी। और ये समय का निर्धारण किया गौरीशंकर ओझा द्वारा। किसके द्वारा? लेकिन गोहिल वंश से रिलेटेड हम कुछ तथ्य और भी देखें तो ध्यान से सुनना। जैसे कि इतिहासकार डॉक्टर आर भंडारकर, मोहड़ोत नेड़सी, और गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग अनुसार गोहिल ब्राह्मण वंशी थे। क्या थे? ब्राह्मण वंशी। ठीक भाई। छोरे है मेरे पास, देख यहाँ रखा है, माया है बेटा सब, ठीक रख ले। और निगाह पूरी यहीं लगाना है। देखो बहुत ही सामान्य सा तत्व, मैंने आपको यहाँ गोहिल वंश का संस्थापक का नाम लिखा, इस पे चर्चा होती रहेगी। लेकिन यहाँ बात करें कि इतिहासकार आर भंडारकर, इधर नेक्स्ट मोहड़ोत नेड़सी। मोहड़ोत नेड़सी आप जानते हैं, राजस्थान इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? मोहड़ोत नेड़सी ने। और गोपीनाथ शर्मा जी, जिन्होंने हिंदी ग्रंथ अकादमी के लिए कई सारी बुकें लिखी, राजस्थान यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग के अध्यक्ष भी हैं रहे।
तो ये लोग इन्हें ब्राह्मण वंशी मानते हैं। और ब्राह्मण वंशी मानने का आधार चाहे वो कुंभलगढ़ प्रशस्ति हो, एक लिंग महात्म का लिखा होना हो। जैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति में रणा कुंभा के आगे विप्र शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका तात्पर्य होता है ब्राह्मण। तो ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर ये लोग इन्हें क्या मानते हैं, गोहिलों को ब्राह्मण वंशी क्या मानते हैं, ब्राह्मण वंशी। एक पॉइंट और, मैं कुछ अलग तथ्य बता रहा हूं। देखो ऐसे तो अगर आप देखें तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य इन्हें विशुद्ध भारतीय मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। तो अपने अपने तर्क हैं, जहां जो अलग डिफरेंट है उस पर चर्चा हो रही है। नेक्स्ट, अबुल फजल गोहिलों को ईरान के शासक नौ शेखा आदिल की संतान मानते हैं। ठीक भाई, अबुल फजल इन्हें ईरान से जोड़ते हैं जी, कि ईरान के शासक नौ शेखा आदिल की संतान थी। तो ये तो हमारे लिए केवल सामान्य से तथ्य हैं जो हमें जानने हैं। बाकी कि यहाँ जो मैं बता रहा हूँ गोहिल वंश, जिसका संस्थापक गुहादित्य या गोहिलादित्य बताया जाता है, ये संस्थापक के रूप में गुहादित्य गोहिलादित्य बताते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। 566 ईस्वी में इस बंदे ने नींव डाली। इसके अलावा एक तथ्य और है, जैन ग्रंथों के आधार पर कर्नल जेम्स टोड और कविराज श्यामल दास इस गुहादित्य के, ध्यान से सुनना, पिता का नाम बताते हैं शिलादित्य। क्या बताते हैं, शिलादित्य। और माता का नाम बताते हैं, माता कौन पता होगा शायद, क्या, कोई बात नहीं, माता पुष्पावती। कौन, कोई बात नहीं। ठीक भाई, ध्यान से सुने यहां कि ये जो तत्व निकल के आता है, ये जो बात बताई गई है कि पिता शिलादित्य माता पुष्पावती, ये बताई गई है कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास के अकॉर्डिंग। ये तथ्य अपनी जगह हैं कि इन्हें ब्राह्मण वंशी बताते हैं। ये अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक नौशेखा की संतान बताते हैं। बाकी की ये जो शिलादित्य पिता और माता पुष्पावती और इसके पुत्र गोहलादित्य का उल्लेख मिलता है, इन्हें बताते हैं कि शिलादित्य वल्लवी का राजा था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहता है कर्नल टोड और श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद लिखी। कर्नल टोड श्यामल दास किस बेस पे कहते हैं, जैन ग्रंथों के आधार पर। ये तो मैं केवल स्रोत बता रहा हूं, तुम्हें दिमाग नहीं लड़ाना है, तुम्हें तो बस ये जानना है कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, गोहिलादित्य, गुहादित्य, गौहिल, गौभिल, गुहिल या गहलोत, इतने भी नाम ध्यान नहीं रखने, गोहिलादित्य या गुहादित्य कर लेंगे। नेक्स्ट, उसके पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, खत्म। गोहिल वंश की नींव कब डाली भाई, किस बेस के, कौन कहता है इस बात को, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। बस इतना ध्यान रखना है कि गोहिल वंश का संस्थापक गुहादित्य, पापा शिलादित्य, मम्मी पुष्पावती, रख लेंगे इतना ध्यान। बाकी ये चीज आपको एक्स्ट्रा समझने के लिए है कि ये स्रोत कहाँ से लिए गए, किस बेस पर ये बातें कही जा रही हैं। जो ऊपर के स्टैंडर्ड के लोग हैं, जिन्हें ज्ञान की अति आवश्यकता होती है, उनके लिए ये मटेरियल है। ठीक भाई, आप तो जानते हो, आप तो बस इतना सा पढ़ेंगे। एक चीज और, मैंने बताया कि कर्नल टोड और श्यामल दास, इनके पिता का नाम शिलादित्य और माता का नाम पुष्पावती बताते हैं, इन्हें वल्लवी का शासक बताते हैं शिलादित्य को।
इसके संदर्भ में भी एक किंवदंती प्रचलित रही। जैसा कि जैन ग्रंथों के आधार पर ये बताते हैं कि शिलादित्य वल्लभी का राजा था और उसकी पत्नी पुष्पावती गर्भवती थी। बताया जाता है कि उसी दौरान पुष्पावती जो कि गर्भवती थी, अंबा भवानी की यात्रा को गई थी। कहां गई थी? अंबा भवानी की यात्रा जाती है जी। उसी दौरान इस वल्लभी पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया। संघर्ष हुआ जी। संघर्ष के तहत वल्लभी को नष्ट कर दिया गया। शिलादित्य वीर गति को प्राप्त हुआ। अब वल्लभी नष्ट हो चुकी थी, शिलादित्य वीर गति को प्राप्त हो चुका था, आक्रांता का अधिकार वल्लभी पर हो चुका था। अतः जो पुष्पावती थी वो अब वल्लभी तो आ नहीं सकती थी। अतः बताया जाता है कि जब वापस आ रही थी तो उसने एक गुफा में, एक गुहा में एक बच्चे को जन्म दिया और वही बच्चा गुहादित्य या गुहिलादित्य कहलाया। तो ये एक किंवदंती बताई जाती है कि इस प्रकार ये तर्क देते हैं कि वह वल्लभी का राजा था, ऐसे ऐसे हुआ था और गुफा में जन्म दिया किसको? इस बंदे को। यही इसलिए गुहादित्य या गुहिलादित्य कहलाया। आप कैसी बातें कर देते हो जी। वैसे आप बातें बहुत अच्छी करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली मुगल तो इंडिया में आए थे 1526 में। कैसी बात कर रहे हो? फिर आप, मुगल और मुस्लिम दोनों में अंतर है। मुगल तो 1526 में ही आया था जी बाबर। बाकी उससे पहले मुस्लिमों के आक्रमण तो पहले से ही प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, चाहे वो सुबुक्तगीन हो, चाहे वो महमूद गजनबी हो, वो तो बहुत पूर्व में ही हो गए थे। ठीक, तो वो तो बात अलग है, लेकिन मुगल और मुस्लिम दोनों में अंतर है। अब ये एक बात बताएं, वो आ रहे थे, उनके लिए कोई स्थान नहीं प्राप्त हुआ होगा, जैसा कि किंवदंती तो है। ये किंवदंती में तो अभी आप देखो, लोक कथा किंवदंती के तहत तो आप ये भी देखेंगे कि जो इससे नेक्स्ट शासक आएगा बप्पा रावल, उसका 32 मन का खड़ग था। 32 मन या 1 मन उठावे में जोर पड़ रहा है। अभी नेक्स्ट उसी में देखेंगे कि वो एक बार में 4 बकरे खाता था। ओ माय गॉड, 4 बकरे एक बार। हाँ, अभी नेक्स्ट आप उसमें देखेंगे कि उसकी जो धोती थी वो 35 हाथ की थी। पता तो यार, ये तो सब थी। बाकी की ये एक चीज ये है कि हो सकता है उनके लिए कोई अभी देखो, आप फिल्मों में देखते हो, ठीक है, एक डाकू की पत्नी अचानक पुलिस चारों ओर से घेर लेती है और आप देखते हैं कि फिर उन चारों ओर लेडीज आ जाती हैं, घेर करके उसको जन्म देती हैं। अभी क्यों दिया? परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जन्म दिया गुफा में। परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो गई होंगी, और गुफा से अच्छी बेहतर जगह कहाँ होती है जी? आप जानते हैं प्राचीन मानव कहाँ निवास करता था? गुफा, सुरक्षा के लिए मारता, खाता और जाके गुफा में सो जाता। यही तो मानव था। चलो यहां ध्यान दें, यहां कोई दिक्कत आप लोगों को? आपका सीधा सा पॉइंट, सीधा सा आंसर, गुहिल वंश का संस्थापक कौन? गुहिलादित्य। नीम कब डाली? उसके पिता का नाम, माता का नाम। ठीक भाई, आगे बढ़े। यहां तक कोई अगर जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। कोई भी जिज्ञासा नहीं है तो लो। नेक्स्ट बात करें तो शासक देखो बप्पा रावल। मैंने आपको वंशावली लिखाई, उसके तहत मैंने इस गुह्यादित्य के बाद एक महत्वपूर्ण शासक बताया, बप्पा रावल। ठीक भाई, वैसे आपको मैं बता दूं, जब आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पढ़ते हो तो आपको गुहिल वंश पढ़ने को मिलता है, तो गुहिल वंश का संस्थापक लिखा होता है बप्पा रावल। नहीं, वो तो मैं कर दूंगा और आप भी जानते हो, ठीक, जीनियस तो हो ही। बाकी की गुहिल वंश का संस्थापक ही लिखा होता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो शब्द लिखा होता है। क्या लिखा होता है? बप्पा रावल। एक्चुअली बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, ये पता चल जाएगा। अब आप देखें, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में इसका समय लिखा होता है 734 से 753। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने विगत क्लास में भी आपको बताया था कि राजस्थान का प्राचीन इतिहास इतना परिपूर्ण नहीं है, उसकी जानकारी का अभाव मिलता है।
हम यहाँ अगर इससे को देखें तो देखो, अभी बप्पा रावल के संदर्भ में एक नॉर्मल सी चर्चा करता हूं कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या बताया जाता है? काल। लेकिन ये भी जाने कि बप्पा रावल को रड़क प्रशस्ति में अलग अलग बताया गया है। गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि बप्पा, बप्पक, बापा, ये सब रावल, ये सब उपाधियां थी। ये सब क्या थी? उपाधियां थी, बाकी की नाम तो अलग ही था। ठीक, तो इसका मतलब जब बप्पा रावल और काल भोज में ही हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, तो हम इसका समय का निर्धारण किस बेस पे करें? तो ये समय निर्धारण किया गया है, जैसा कि मैं भले यहाँ नोट भी करा दूं आपकी सहूलियत के, लेकिन पहली बात तो कंट्रोवर्सी का समय एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। आप विगत एग्जाम सर्वे करें तो सीधा सीधा शासनकाल तो किसी का नहीं पूछा गया है। अप्रोच रूप से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर आए हैं कि किस बंदे ने 28 वर्ष तक संघर्ष किया, किसने क्या किया, ठीक भाई, किसने कितने मुगल शासकों की सेवा की, ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि सीधा सीधा नहीं। दूसरी बात यह है कि कंट्रोवर्सी का शासनकाल है, इतिहासकार जो हैं इनका अलग अलग शासनकाल बताते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से जहाँ कुछ तथ्य स्पष्ट नहीं हो पाते उनको मेरे यहाँ लिखना उचित नहीं है। बाकी आप अपने वे में लिख सकते हैं, 734 से 753 लिखा हुआ है। हम बप्पा रावल पढ़ने जा रहे हैं, जो इस गोयल वंश का महत्वपूर्ण शासक, गोयल वंश का महत्वपूर्ण शासक। सबसे पहला पॉइंट इसका ध्यान से सुनना, मूल नाम। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? काल भोज। ठीक भाई, अब नेक्स्ट इसी में आपके सामने क्वेश्चन है कि बप्पा रावल का मूल नाम काल भोज किसने बताया? तो आपको स्पष्ट कर दूं कि ये नाम बताया काल भोज, मूल नाम गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अकॉर्डिंग बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? किसके अकॉर्डिंग? इतिहासविद हुए हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो इन राजपूतों को विशुद्ध भारतीय या वैदिक क्षत्रिय बताते हैं या सूर्यवंशी बताते हैं। ठीक भाई, गौरी शंकर, अब इतिहासकार ही तो निर्धारण करेंगे, और वो किससे निर्धारण करेंगे? ऐतिहासिक स्रोतों से। तो हमेशा बस इतना ध्यान रखना है कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मूल नाम क्या था? काल भोज। ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, एक छोटे एग्जाम में आया राजस्थान पुलिस में कि इससे बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? आंसर काल भोज था। सभी का क्वेश्चन जिसने भी आंसर दे दिया उसका सही गया, ना दे पाया जो कोई दिक्कत नहीं। अभी यहां एक चीज और ध्यान रखनी है, ये विशेष ध्यान रखना है, मैं नोट डाल के लिख देता हूं। रड़कपुर प्रशस्ति में, रड़कपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। क्या बताया गया है? अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। ठीक भाई, अब देखो आपके सामने बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बप्पा रावल जिसका सामान्य शासनकाल 734 से 753 आप पढ़ते हो, इस बप्पा रावल के संदर्भ में पहला पॉइंट कि इसका मूल नाम कालभोज था, और कालभोज मूल नाम कौन बताते हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये ध्यान नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? काल। लेकिन रड़कपुर प्रशस्ति में कुछ अलग पढ़ने को मिलता है। ये सबसे बेहतर क्वेश्चन बनता है कि किस प्रशस्ति में, ये क्वेश्चन तो आ चुका है एग्जाम में। अभी नेक्स्ट आप देखें तो किस प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? आंसर क्या आएगा? रड़कपुर प्रशस्ति। कर लेंगे ना? तो यहां तक कोई दिक्कत?
ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। बप्पा रावल हारित ऋषि के आशीर्वाद से शासक बना। क्या बना? शासक। अब हारित ऋषि कौन है और हारित ऋषि का इसके जीवन में क्या योगदान है, वो चीज आप जानेंगे। ठीक भाई, और हारित ऋषि के आशीर्वाद से शासक कैसे बना वो भी तथ्य जानेंगे। तो पहली बात तो मैं आपको परावल के संदर्भ में ये तो बात बताई कि मूल नाम क्या था, रणकपुर प्रशस्ति में क्या दे रखा है, उसके अलावा भी देखो जाने। पहली बात तो गुहिल वंश में यह प्रथम शक्तिशाली शासक था। ठीक भाई, हम देखें गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक व प्रथम शक्तिशाली शासक। ठीक भाई, अब इसमें ध्यान से सुने कि ये गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसके संदर्भ में बहुत सारी किंवदंतियां और लोक कथाएं प्रचलित रहीं। ठीक, अलग अलग किताबों में अलग अलग वे में रहीं। हम अगर सामान्य सी चर्चा करें तो देखो इसके संदर्भ में ये बताया जाता है, अगर हम इसका एक इमेज बनाएं तो जैसे कि बप्पा रावल था। बप्पा रावल इतना शक्तिशाली था कि तलवार के एक ही बार से 2 भैंसों को काट देता था। एक ही बार से 2 भैंसों को एक साथ काट देता था। बप्पा रावल खाने में एक बार में 4 बकरे खाता था। मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, शायद पेज नंबर 36 या 35 हो, 35 है शायद, बप्पा रावल 35 दे रखा है। ठीक, अभी कुछ नए एडिशन में चेंजेज हो गए हो तो पता नहीं, लेकिन ऐसा दे रखा है। तो बप्पा रावल तलवार के एक बार से ही 2 भैंसों को काट देता था। एक बार में खाने में 4 बकरे खाता था। इसकी धोती 35 हाथ की थी। गमछा जो था, जिसे दुपट्टा लिखा हुआ है किताब में, वो 16 हाथ का था। सोचो आप, आदमी था या भीम था? भीम का। ठीक, नहीं तो इसके अलावा आप देखें कि ये तो ये बताई, इसका 32 मन का खड़ग था। 32 मन का। सोचो आप, अब मने अब कन्वर्ट करो किलो में और देखो कितना किलो वजन होगा। तो मैं नहीं कह रहा हूं किताब में लिखा हुआ है, ये हो सकता है अतिशयोक्ति हो सकता है अतिशयोक्ति हो, चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हूं, लेकिन इतना जरूर है कि बंदा शक्तिशाली था, बड़ा शरीर वाला, बहुत शक्तिशाली बंदा था, ये तो क्लियर है। ठीक भाई, तो बढ़ा चढ़ा के बताई गई हूं ऐसी हो सकता है, लेकिन शक्तिशाली था ये क्लियर है। ठीक है, हारित ऋषि का इसके जीवन में क्या योगदान रहा, इसके संदर्भ में भी लोक कथा प्रचलित है, इसके संदर्भ में भी किंवदंती है। लोक कथा जो प्रचलित है वो इस प्रकार है कि बताया जाता है कि जो बप्पा रावल था ये हारित ऋषि की गाय चराया करता था। किसकी गाय चराया करता था? वो ये एक ब्राह्मण की गाय चराया करता था। देखो मैं बता दूं, किताबों में कुछ कुछ अलग स्टोरीज होती हैं, नेट पर कुछ अलग होती हैं, लेकिन मैं जो सामान्य वे में जो स्टोरीज होती है, जैसे गोपीनाथ शर्मा की किताब में भी कुछ लिखा हुआ है कि एक ब्राह्मण की गाय चराया करता था। कौन? बप्पा रावल। गाय चरने के लिए जाती, संध्या को वापस लौट के आती, ये प्रक्रिया लगातार चल रही थी। लेकिन जो गायें जो चरने जाती थीं, उनमें जो एक गाय थी वो अपना दूध कहीं उड़ेल आती थी। जब बप्पा रावल को एहसास हुआ कि ये गाय अपना दूध कहीं निकाल आती है तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। एक दिन बप्पा रावल ने उस गाय का पीछा किया तो गाय एक खंडर में जाती है और उस खंडर में एक शिवलिंग रखा होता है। उस शिवलिंग के ऊपर खड़ी हो जाती है और गाय का दूध स्वतः ही शिवलिंग पर निकल जाता है। बड़ी चमत्कारिक घटना। बप्पा रावल बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ये तो देवीय चमत्कार है। और उसी खंडर में तपस्या कर रहे थे हारित ऋषि।
इस चमत्कारिक घटना से प्रभावित होकर के बप्पा रावल ने हारित ऋषि को अपना गुरु बना और इसकी सेवा करने। पहली बात तो मैं बता दूं कि जो चमत्कारिक शिवलिंग है जिस पर गाय अपना दूध उड़ेलती, वो शिवलिंग वर्तमान में एकलिंग नाथ जी के मंदिर में स्थापित है, जिसे अपना एक कुल देवता मानते हैं। कोयलवे सिसोदिया कुल देवता कौन? एकलिंग नाथ जी। एकलिंग नाथ जी का मंदिर किसने बनाया? उसी शिवलिंग को स्थापित करके इसी बप्पा रावल जी ने एकलिंग नाथ का मंदिर बनवाया था कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में। तो आज भी है और बाकायदा मान्यता भी है, वो शिवलिंग है। ठीक भाई, अभी हरित ऋषि को गुरु बना लिया, बंदा लग गया सेवा करने। बताया जाता है जब हरित ऋषि अंतिम अवस्था के प्राप्त करके, मृत्यु को प्राप्त करके स्वर्ग की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने इसको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद में दी अपनी पीक। पीक बोले तो थूक। वो बप्पा रावल के मुंह में ना गिर करके धरती पर गिरा। उस समय इस हरित ऋषि ने कहा कि बप्पा यदि ये तेरे मुंह में गिर जाता तो तू अमर हो जाता, लेकिन कोई नहीं, ये जिस स्थान पर गिरा है उस स्थान पर अपार धन संपदा है। उस धन संपदा को खोद, उससे एक बड़ी सेना गठित कर और सेना के दम पर, उस सेना के बल पर एक साम्राज्य की स्थापना कर। ऐसा कहकर हरित ऋषि तो निकल लिए गए और बप्पा रावल ने उस स्थान को खोदा। उस स्थान से अपार धन संपदा निकली। ऐसा भी किंवदंती है कि भाई जहां अपना ये प्रोसेस हुआ है वो स्थान हमेशा तेरे अधिकार में रहेगा, ऐसा भी मान्यता है। तो खोदी और उस धन संपदा से उसने एक बड़ी सेना गठित की। पैसे से ही तो सेना गठित होगी। और उस सेना के दम पर, ध्यान से सुनना, सेना के दम पर श्यामल दास की वीर विनोद किताब में लिखा हुआ है कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने, मैं किताब का उल्लेख करते हुए समय लिख रहा हूं, ध्यान रखना कई गाइडों में अलग हो सकता है। बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मोरी को पराजित कर, मान मोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। चित्तौड़ पर क्या किया? अधिकार। चित्तौड़ पर अधिकार किया। छोरो आप देख लो, यहां चित्तौड़ पर अधिकार किया जाना हो सेना के दम पर, ये सब किसकी वजह से हुआ? हरित ऋषि की वजह से। भाई हरित ऋषि का आशीर्वाद मिला तभी तो सेना गठित हुई, तभी तो धन मिला, उसी के अकॉर्डिंग तो प्रक्रिया आगे बढ़ी। तो आप यहां देखें 734 ईस्वी में इसने उस सेना के दम पर ही मौर्य शासक मानमोरी को हराया और चित्तौड़ पर अधिकार कर। ठीक भाई, तो ये सब किसकी वजह से हो पाया? हरित ऋषि के आशीर्वाद की वजह से। तो ये आपको बता दें, हरित ऋषि का इसके जीवन में योगदान रहा, जो कि राज प्रशस्ति में भी लिखा हुआ है कि हरित ऋषि का इसके जीवन में योगदान था। ठीक भाई, अब यहां एक चीज क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे, बड़ा सरल क्वेश्चन है, वैसे सेकंड ग्रेड में आया हुआ है कि मेवाड़ के किस शासक ने चित्तौड़ को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? है? और यह आंसर आता है जैत्र सिंह। एक्चुअली यहां शब्दों का बड़ा अंतर है और शब्दों पर आप ध्यान देना। यहां केवल इसने जीता है, अधिकार किया है, लेकिन राजधानी नहीं बनाया है। मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट भी लिख देता हूं, चलो ध्यान रहेगा। बप्पा रावल के समय मेवाड़ की राजधानी क्या थी? नागदा। क्या थी? नागदा। ठीक भाई, राजधानी क्या थी? नागदा।
एक्चुअली इसने राजधानी नहीं बनाया था, केवल जीता था। राजधानी तो बनाएगा आगे चल करके, गुहिल वंश में एक जैत्र सिंह शासक आएगा। परिस्थितियां क्या बनेंगी, मजबूरी क्या होगी, उसके अनुसार वो अपनी राजधानी क्या बनाएगा, चित्तौड़। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ के किस गुहिल शासक ने सर्वप्रथम चित्तौड़ पर अधिकार किया, आंसर क्या होगा। और मेवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम चित्तौड़ को राजधानी बनाया, आंसर क्या होगा, जैत्र सिंह। दोनों में अंतर रखेंगे आप लोग, ठीक भाई। आप और एक्चुअली क्या है कि आप लोगों के सिलेबस को तो कंप्लीट इतिहास ही बिलोंग करता है, क्योंकि आपको पूरा पढ़ना है। बाकी की सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में जैत्र सिंह के बाद ही अगर देखा जाए तो बिलोंग करने लगता है। बाकी आप लोग ध्यान से सुने। बप्पा रावल ने अपने कुल देवता एकलिंगनाथ जी, कहाँ है इनका मंदिर, कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर का मंदिर बनवाया। तो गुहिलों के कुल देवता एकलिंगनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था। मैंने आपको बताया कि उसी चमत्कारिक शिवलिंग को स्थापित किया गया था इसमें, जिस शिवलिंग के संदर्भ में चर्चा थोड़ी देर पहले हुई थी। नेक्स्ट, इतिहासकार, एक पॉइंट और लिख देते हैं हम। बप्पा रावल ने अपने समय सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए, सोने के सिक्के चलाए। नेक्स्ट, इतिहासकार सीबी वैद वही इतिहासकार हैं जो इनको विशुद्ध भारतीय बताते हैं। वैद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल कहा। अच्छा, बताएंगे चार्ल्स मार्टल कौन था। चार्ल्स मार्टल की उपाधि किसने दी थी, सीबी वैद ने। किसको दी थी, बप्पा रावल को। किसको दी थी, बप्पा रावल को। किसने दी थी, सीबी वैद ने। ठीक। चार्ल्स मार्टल एक्चुअली यूरोप का एक ऐसा महान योद्धा जिसने सर्वप्रथम यूरोप में मुसलमानों को पराजित किया था। ठीक भाई। बताया जाता है कि इस बप्पा रावल द्वारा भी मध्य एशिया के जो मुसलमान शासक थे उन्होंने आक्रमण किए थे, उनको इसने बुरी तरह से पराजित किया था। इसीलिए चार्ल्स मार्टल से इसकी तुलना की गई। कोई बात नहीं। अभी आपने यहाँ पढ़ा फर्स्ट टाइम से ही कि गुहिल वंश, मेवाड़ का प्राचीन राजवंश कौन सा, गुहिल वंश। गुहिल वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, गुहादित्य या गुहिलादित्य। गुहादित्य या गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की नींव कब डाली। ठीक भाई। किसके अकॉर्डिंग, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अकॉर्डिंग। गुहादित्य के पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था। नेक्स्ट, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक या प्रथम शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है, बप्पा रावल। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज था, लेकिन किस प्रशस्ति में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। बप्पा रावल किसके आशीर्वाद से शासक बना था। बप्पा रावल ने किस मौर्य शासक को पराजित किया था। मानमोरी को कब पराजित किया था, 734 ईस्वी में। किस गुहिल शासक ने सर्वप्रथम चित्तौड़ पर अधिकार किया था, बप्पा रावल। बप्पा रावल के समय मेवाड़ की राजधानी क्या थी। किस गुहिल शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। किस गुहिल शासक ने
गुहिलों के कुल देवता या सिसोदिया गुहिलों के कुल देवता एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया? बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल की उपाधि किसने दी? ठीक भाई, ये सामान्य से क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं आप सभी लोग इनसे अवगत हो। मैं तो रिवीजन करा रहा हूं केवल, आप ध्यान से पढ़ा आपके लिए, आपने अब इसको नोट करें। आपकी जिज्ञासा कोई हो तो पूछ सकते हैं।